हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के प्रभाव। अपवर्तन के प्रभाव और अपवर्तन या रिफ्रैक्शन क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसमें दो चीजें हम लोग पढ़े थे कि अगर लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और अगर सघन से विरल में जाएगी, डेंसर से रेरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जहां रिफ्रैक्शन का या अपवर्तन का प्रभाव हमें साफ साफ दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए एक कोई बर्तन है और उस बर्तन में कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा है। जैसे हमने मान लिया कि पानी भरा है, वाटर भरा है, और इस पानी से भरे बर्तन में एक कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वस्तु रखी है। तो वस्तु है तो तली में, लेकिन वो हमें दिखाई कहाँ देती है? थोड़ा सा ऊपर। और ऐसा होता है रिफ्रैक्शन के कारण। कैसे? एक मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट से लाइट रे लेते हैं जो वाटर से निकलकर एयर में जा रही है। तो जब लाइट रे डेंसर से रेरर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इसी तरह से एक और हमने लाइट रे ली, ये भी वाटर से निकलकर कहाँ जा रही है? एयर में। तो ये भी नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल से दूर की ओर झुक जाएगी, नॉर्मल से दूर की ओर चली जाएगी। अब ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको हम बढ़ाते हैं पीछे, और इसी तरीके से इस वाली रिफ्रैक्टेड रे को भी हम पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर पता चला ये एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं? आई पर। कहां काट रही हैं? आई पर। तो वास्तव में ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कहां पर देगा? आई पर। वास्तव में वस्तु है ओ पर, लेकिन वो हमें रिफ्रैक्शन के कारण कहां दिखाई देगी? आई पर। एक चीज यहां पर और है कि चाहे दो रिफ्रैक्टेड रे हो या दो रिफ्लेक्टेड रे हो, यानी चाहे दो अपवर्तित किरणें हो चाहे दो परावर्तित किरणें हो, अपवर्तित और परावर्तित किरणें, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को वास्तव में जहां पर काटती हैं या जहां पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, या अपवर्तित या परावर्तित किरणें जहां से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिबिंब या इमेज सदैव वहीं पर बनता है। तो यहां ऑब्जेक्ट का इमेज बना है, और इमेज क्यों बना है? क्योंकि ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये वास्तव में कहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं? आई से। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं पर बनता है जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे या फिर दो रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, या जहां से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये और ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए ऑब्जेक्टों का इमेज हमें कहां दिखाई देगा? आई पर। यानी वस्तु है ओ पर, लेकिन वस्तु हमें दिखेगी कहां पर? आई पर। और किसके कारण ऐसा हो रहा है? रिफ्रैक्शन के कारण। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अगर हम किसी पानी से भरे बर्तन में एक कोई राड डाल दें, एक कोई राड डाल दें, तो ये राड भी हमें इस तरह से ना दिखाई देकर थोड़ी सी तिरछी दिखाई देने लगती है, थोड़ी सी तिरछी दिखाई देने लगती है। और ऐसा किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण। ऐसा रिफ्रैक्शन के कारण।
ऑब्जेक्ट है O पर, लेकिन वो दिख कहाँ रहा है, I पर। ये रॉड इस तरह से जल में डाली गई, पानी में डाली गई, लेकिन वो हमें इस तरह से ना दिखाई देकर थोड़ा सा ऊपर उठी हुई है, इस तरह से तिरछी टेढ़ी दिखाई देगी। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई वाटर टैंक है, पानी की गहरी टंकी है, और हम अगर इसको देखते हैं तो पता चला टंकी का जो बेस है या टंकी का जो बॉटम है, टंकी की जो तली है, वो यहाँ ना दिखाई देकर थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। टंकी की तली कहाँ दिखाई देगी, ऊपर, यानी गहराई पहले से हमें कम महसूस होगी। उसका रीजन होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सारे एग्जाम्पल हैं रिफ्रैक्शन के इफेक्ट के। इसी तरीके से और कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना भी काहे का एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन के इफेक्ट का। इसी तरीके से सूर्यास्त के या सनसेट के बाद भी हम थोड़ी देर तक सूर्य को देख सकते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके कुछ समय बाद तक भी हमें सूर्य दिखाई देता रहता है, वो भी किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर हम रिफ्रैक्शन का या अपवर्तन का प्रभाव देख सकते हैं। इसी में अब हम पढ़ेंगे, ये भी रिफ्रैक्शन के इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, वास्तविक तथा आभासी गहराई, वास्तविक तथा आभासी गहराई, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, वास्तविक तथा आभासी गहराई। ये एक पूरा प्रूफ है, इसको हम देखते हैं, लेकिन ये रिफ्रैक्शन ऑफ इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। यहां पर एक हमने कोई बर्तन ले लिया और इस बर्तन में कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा है, यानी जैसे हमने मान लिया वाटर, पानी भरा है। एक कोई बर्तन है और बर्तन में पानी भरा है, एक कोई बर्तन है और बर्तन में पानी भरा है, और बर्तन की तली में एक कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु रखी है। अब जो इस पानी की गहराई होगी वही ऑब्जेक्ट की गहराई हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ क्या है, h। वस्तु की वास्तविक गहराई क्या है, कैपिटल H। अब ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे चलती है, या ये कह लो एक लाइट रे वाटर से निकलकर एयर में जाएगी, वाटर से निकलकर एयर में जाएगी, लेकिन इसको हम बेंड करके नहीं डाल रहे हैं, नॉर्मली डाल रहे हैं। अब भी लंबवत ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंस पॉइंट होगा। इस रे के लिए नॉर्मल जब डालोगे इंसिडेंट पॉइंट पर तो नॉर्मल इसी रे पर जाएगा, यानी यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो जीरो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा। तो जब I जीरो होगा तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, अगर I जीरो होगा तो R भी जीरो होगा, यानी जो लाइट रे सीधी जा करके मीडियम को सेपरेट करने वाले सरफेस के पॉइंट पर पड़ेगी
वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। I 0 है तो R भी 0 है। अब हम यहां पर नाम दे रहे हैं कि जो OA है ये इंसिडेंट रे है और AB है रिफ्रैक्टेड रे। AB है रिफ्रैक्टेड रे। तो जो प्रकाश की किरण सीधी जाकर के आपतन बिंदु पर पड़ी वो बिना विचलित हुए सीधे AB दिशा में निकल जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण और ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। यहाँ I 0 है तो R भी 0 होगा। इसी तरीके से हम एक लाइट रे लेते हैं और ऑब्जेक्ट से अब ये दूसरी इंसिडेंट रे है, ये भी वाटर से निकलकर कहां जा रही है? एयर में। तो इस इंसिडेंट रे के लिए ये इंसिडेंट पॉइंट होगा। यहां पर फिर एक नॉर्मल डाला जाएगा, यहां पर फिर एक नॉर्मल डाला जाएगा, यहां पर फिर एक नॉर्मल डाला जाएगा और इस इंसिडेंट पॉइंट को हमने मान लिया C। अब क्या होगा, ये तिरछी किरण पड़ी है ना, तो अब ये जब रे वाटर से यानी डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, जिसको हमने कह दिया CD। अब ध्यान दीजिएगा भाई, इस रे के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है, तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, अगर यहां पर I बना है तो ये वाला एंगल भी I होगा, क्योंकि ये और ये हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। जितना यहां कोण बनेगा उतना ही कोण यहां बनेगा। अब हम इस रिफ्रैक्टेड रे को बढ़ाते हैं पीछे, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाते हैं, रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे बढ़ाएंगे और ये जो AB रिफ्रैक्टेड रे है ना, इसको भी अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये इसी रे पर आएगी। तो एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, इसको पीछे बढ़ाया, और दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है, इसको पीछे बढ़ाया, तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं? I से। ये वाली रिफ्रैक्टेड रे और ये वाली कहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं? I से। तो हमने बताया था जहां पर रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को काटें या काटती हुई प्रतीत हो या निकलती हुई प्रतीत हो, इमेज वहीं पर बनता है। तो इसका मतलब अगर रिफ्रैक्टेड रे ये वाली यहां से निकल रही है और ये वाली यहां से निकल रही है, तो ऑब्जेक्ट O का इमेज कहां पर बनेगा? I पर। तो वास्तव में ऑब्जेक्ट है O पर, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण हमें दिखाई वो कहां देगा? I पर। कहां पर दिखाई देगा? I पर। तो ये हो जाएगी वर्चुअल या अपेरेंट डेप्थ। AI को कहा जाएगा वर्चुअल या अपेरेंट डेप्थ। ये A से लेकर I तक की जो डेप्थ है इसको बोलोगे, इसको बोला जाएगा वर्चुअल डेप्थ। और वर्चुअल डेप्थ को हमने मान लिया स्मॉल h। स्मॉल h ये है रियल डेप्थ और ये है वर्चुअल डेप्थ। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा ना रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, तो ये रियल डेप्थ है और स्मॉल h है वर्चुअल या अपेरेंट आभासी गहराई। अब एक चीज और यहां पर देखिएगा भाई, इस CD रे को हमने पीछे बढ़ाया है ना, और यहाँ एंगल क्या है? R। तो यहां पर बना एंगल भी क्या होगा? R, क्योंकि ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों होंगे संगत कोण। तो अगर ये R है तो ये भी R होगा, ये भी क्या होगा? R। अब इस वाली रे के लिए जो तिरछी गई है
वाटर से निकलकर एयर में, डेंसर से रेयर में गई है, इसके लिए हम लगा देते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यहां तो ये हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ WNA इज इक्वल टू, वाटर से एयर में जा रही है ना, ये है वाटर और यहां पर कौन सा मीडियम है, एयर, तो लाइट रे वाटर से जा रही है एयर में, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ WNA इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, या हम इसको पलट करके भी लिख सकते हैं 1 अपॉन WNA बराबर साइन आर अपॉन साइन आई। अब 1 अपॉन WNA को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से इसको हम लिख सकते हैं ANW, तो ANW बराबर हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई। अब यहां पर कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं जिससे हम निकालेंगे आई और आर। देखिए भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा OAC, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल OAC, इसमें आई आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा मिल जाएगा IAC, इससे क्या मिल जाएगा R, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OAC यहां से हम निकाल लेंगे साइन आई, तो साइन आई इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर है AC एंगल के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन आई बराबर AC अपॉन OC, AC अपॉन OC। इसी तरीके से अब हम यहां पर देखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल AIC, तो यहां से निकल आएगा साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस IC। अब साइन आई और साइन आर की ये जो वैल्यू है उसे हम उठाकर रख देंगे इस इक्वेशन में। अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये हो जाएगा ANW इज इक्वल टू साइन आर, साइन आर को लिखोगे AC अपॉन IC और बट्टे में साइन आई की वैल्यू ये है, दर्जा पलट जाएंगे, तो ये हो जाएगा OC अपॉन AC और AC कैंसिल, तो यहां पर बचेगा OC अपॉन IC, यहां पर बचेगा OC अपॉन IC। अब एक कंडीशन लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर ये I घटे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घटे, तो ये तभी घटेगा जब ये वाली रे जो है इधर आएगी, यानी C किधर आएगा, A की तरफ। अगर I को घटाया जाएगा तो C किधर भागेगा, A की तरफ। तो अगर I की वैल्यू बहुत ही कम हो, अगर I की वैल्यू बहुत ही कम हो, तो एक चीज यहां पर है भाई, अगर I घटेगा तो R भी अपने आप घटता जाएगा, यानी अगर I घटेगा तो C भागेगा किधर, A की तरफ। ऐसे जब I घटेगा तो R भी घटेगा, और जब R घटेगा
तब भी C किधर भागेगा, A की तरफ। तो अगर I और R बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो I और R अगर बहुत छोटे हैं तो जो OC होगा वही OA हो जाएगा, और जो IC होगा वही IA होगा। फिर एक बार देखो भाई, अगर ये I घटेगा तो C किधर आएगा, A की तरफ। अगर I बहुत कम होगा तो C A के बहुत नजदीक होगा, और जब I घटता है तो R भी घट जाएगा, और जब R घटेगा तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से C किधर आएगा, A की तरफ। तो अगर I और R बहुत छोटे हैं तो उस कंडीशन में जो C होगा वो A के बहुत क्लोज होगा। अगर C A के बहुत क्लोज होगा तो जो OC होगा वही OA होगा, जो IC होगा वही IA होगा। अब ये कंडीशन यहां अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ANW बराबर OC को हम कह सकते हैं OA, और IC को कह सकते हैं IA। अब OA का मतलब है रियल डेप्थ, OA का मतलब है रियल डेप्थ, तो हम ANW को केवल N भी कह सकते हैं। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, जल का, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और अगर केवल N लिखा है तो केवल N को भी हम यही पढ़ते हैं, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो OA को हम लिख देंगे कैपिटल H, और IA को लिख दिया जाएगा स्मॉल h। कैपिटल H का मतलब बेटा रियल डेप्थ, और स्मॉल h का मतलब अपीयरेंट डेप्थ। यहां से क्या गया, N इज इक्वल टू कैपिटल H अपान स्मॉल h, रियल डेप्थ अपान अपीयरेंट या वर्चुअल डेप्थ। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं N इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपान अपीयरेंट या वर्चुअल डेप्थ, या इसको हम कह सकते हैं वास्तविक गहराई वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। N इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपान अपीयरेंट डेप्थ, या N बराबर वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई। अब यहां पर एक चीज और हम निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहां था, O पर, और रिफ्रैक्शन के कारण यही ऑब्जेक्ट हमें दिख कहां रहा है, I पर। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन के कारण ऑब्जेक्ट O से कहां चला गया, I पर, यानी जो ऑब्जेक्ट था वो O से शिफ्ट हो गया है I पर, ऑब्जेक्ट O से शिफ्ट हो गया है I पर। तो ये जो शिफ्ट है x स्थानांतरण, या इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। रिफ्रैक्शन के कारण ऑब्जेक्ट O से शिफ्ट हो गया है I पर, तो इस शिफ्ट को हमने मान लिया x, और इसी शिफ्ट को एक चीज और कहा जाता है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट था O पर, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण वो शिफ्ट कहां हुआ है, I पर। तो कितना शिफ्ट हो गया उसको हमने क्या मान लिया, x, यानी ये कह लो IO। अब IO निकालना है, तो IO निकालने के लिए हम AO में से क्या हटा दें, IA, तो अपने आप ये x निकल आएगा। तो हम इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, शिफ्ट
शिफ्ट आर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट यानी इसको कहा जाएगा स्थानांतरण अथवा अभिलंब विस्थापन। तो ये हो जाएगा OI इज इक्वल टू AO माइनस AI, या हम इसको कह सकते हैं OI का मतलब है X और AO का मतलब है कैपिटल H और AI का मतलब है स्मॉल h। ये है शिफ्ट या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। कैपिटल H को रियल डेप्थ कहते हैं और स्मॉल h क्या है? वर्चुअल या अपीरेंट डेप्थ। इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा सकते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा सकता है, पर अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कैपिटल H कॉमन ले लें 1 माइनस स्मॉल h अपान कैपिटल H। x इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू 1 माइनस स्मॉल h अपान कैपिटल H। अब यहां से देखते हैं भाई, यहां पर हम लोगों ने निकाला था n बराबर कैपिटल H अपान स्मॉल h, या इसको हम कह सकते हैं 1 अपान n इज इक्वल टू स्मॉल h अपान कैपिटल H। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा शिफ्ट या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ये हो जाएगा कैपिटल H इंटू 1 माइनस 1 अपान n। इस फॉर्म में भी शिफ्ट का फार्मूला निकल सकता है। अगर हम चाहें तो इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, फिर इसी इक्वेशन से n इज इक्वल टू कैपिटल H अपान स्मॉल h, इसलिए स्मॉल h बराबर हो जाएगा कैपिटल H अपान n। अब यहां से एक चीज हमें देखनी है, ध्यान दीजिएगा भाई। मान लीजिए एक कोई बर्तन है, और उस बर्तन में अलग अलग गहराई की और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, अलग अलग गहराई के और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई लिक्विड भरे हुए हैं। जैसे मान लीजिए एक ये वाला लिक्विड है जिसकी रियल डेप्थ हमने क्या मान ली H1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है N1। ऐसे बेटा मान लो ये कोई दूसरा लिक्विड है जिसकी रियल डेप्थ H2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है N2। ऐसे कोई तीसरा लिक्विड है जिसकी रियल डेप्थ H3 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है N3। तो जो यहां से हमें अपीरेंट डेप्थ मिलेगी, उस अपीरेंट डेप्थ को लिखा जाएगा H इज इक्वल टू H1 अपान N1 प्लस H2 अपान N2 प्लस H3 अपान N3। 4 है तो प्लस H4 अपान N4। ये है रियल एंड अपीरेंट